नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय हिंदी चैनल। और इस वक्त हो चला है एक चैनलिंग का। इसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने टैरो कार्ड्स, ऑटो राइटिंग और साथ में इंट्यूटिव रीडिंग। ये सारे टूल्स एंड मोडालिटीज़ मिक्स करके हम ये जानेंगे कि इस वक्त कलेक्टिव में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या पॉप आउट हो रहा है और इस मैसेज से ऑब्वियसली लोगों का भला होना चाहिए, उनका फ़ायदा होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग कार्ड आया है। 3 कार्ड्स आए हैं बड़े इंटरेस्टिंग। सबसे पहला है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो इससे इसका चैनलिंग का मैसेज जो है वो इस्टेब्लिश होता है। सबसे पहला मैसेज यही है कि आपकी किस्मत जो है वो बदल चुकी है। ये मैसेजेस सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो अपने ऊपर आंतरिक कार्य कर रहे हैं, जो इनर वर्क करते हैं और जो हर किसी को ब्लेम नहीं करते हैं और नार्सिसिस्टिक्स के द्वारा तड़पाए जा चुके हैं, सफ़र कर चुके हैं। उनमें नार्सिसिज्म इस तरीके का तो नहीं है कि वो लोगों को तंग करे, परेशान करते फिरे। हाँ, कई दफ़े अनअवेयर होते हैं अपनी कुछ प्रोग्रामिंग पैटर्न से, जिसमें वो खुद को ही बहुत ज़्यादा दुख पहुँचा रहे होते हैं बाय नॉट लविंग देमसेल्व्स इनफ। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का सबसे बड़ा साइन है कि भाई चेंज आ गया है इनकी ज़िंदगी में। तो अगर आप इस चैनलिंग को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक बदलाव ऑलरेडी आ चुका है और आपकी एनर्जी जो है द फूल की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, होती दिख रही है। द फूल वो कैरेक्टर है जिसको अब किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि किसी समय में फ़र्क पड़ता होगा। कोई ऐसा टाइम रहा होगा जब आपको बहुत सारे लोगों ने परेशान किया होगा और आपको नेगेटिव किया होगा, या आपके चारों तरफ नेगेटिविटी रही होगी जो आपके अंदर भी थी कहीं ना कहीं। जैसे कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे रिसेंटली पता चली है। एक्चुअली पता तो काफ़ी टाइम से है, लेकिन जैसे होता है ना किसी के सामने आप एक चेंज को होते हुए देखते हैं। तो मेरे कोई मित्र हैं, वो पहले एक सर्टन टाइप के लोगों को, सर्टन टाइप की कास्ट के लोगों को बहुत कोसते थे कि ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, ये लोग तो ऐसे ही होते हैं। और मैंने यूं ही मजाक मजाक में कह दिया कि बहुत जल्दी आपको यही लोग बहुत पसंद आने लगेंगे। तो बोले ये लोग तो मुझे कभी पसंद नहीं आ सकते, ये वाले रिलीजन के या ये वाले कास्ट के जो भी लोग हैं मुझे कभी पसंद नहीं आ सकते। तो मैंने कहा ठीक है। तो बातों बातों में मैंने उनको कॉन्वर्सेशनल हिप्नोसिस के द्वारा कुछ चीज़ें समझाई, कुछ चीज़ें उन्हें बताई और उनको लगने लगा हाँ यार, मैं तो ऐसे ही नफ़रत क्रिएट कर रहा था अपने अंदर। एक्चुअली में तो मेरी जो ये नफ़रत है इसका कारण कुछ और है, इसका जड़ कुछ और है, जड़ मूल कारण कुछ और है। जब वो जड़ से हमने उस कारण को हटा दिया तो आज की डेट में वो उन्हीं लोगों के लिए मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें बदलती हैं। वो जिन लोगों को नापसंद करते थे कुछ लोग, वो आज उन्हें पसंद करते हैं। मेरी एक थेरेपी भी है, काफ़ी पॉपुलर है, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एंगर इनटू लव। इसमें जब काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं शुरू शुरू में तो बहुत गुस्से में होते हैं, बहुत एंग्री होते हैं, फॉरगिवनेस के तो बिल्कुल मूड में नहीं होते हैं और इतने परेशान सताए हुए लोग होते हैं वो। और 3-4 सेशंस के बाद, कई बार 2 थेरेपीज़ लेते हैं, 2 कोर्सेज़ करते हैं, कई बार एक में ही उनका काम हो जाता है और उसके बाद वो एकदम बदल जाते हैं। वो उस इंसान को बिल्कुल भी उस नज़र से नहीं देखते। कई केसेस में क्या होता है कि जिनसे वो नफ़रत कर रहे थे या जिनसे बहुत नाराज़ थे, बहुत गुस्सा थे, वो अब ठीक हो गए। वो लोग उनके साथ, मतलब वो उनके प्रति ठीक हो गए। ऐसा नहीं कि उन्होंने जाके उनसे बात करी या फ़ोन करके बोला कि यू नो व्हाट, आई फॉरगिव यू, नहीं, अंदर से अपने मन में फॉरगिव कर दिया। और जैसे ही मन में फॉरगिव कर दिया तो वो जो भार था, वो जो बोझा वो लेके घूम रहे थे, वो बोझा कम हो गया, वो हट गया बोझा। तो ऑटोमेटिकली एनर्जी उनकी चेंज हो गई। तो सामने वाले के मन में भी उनकी एनर्जी चेंज हो गई, दोनों तरफ से एनर्जी बदल गई, क्योंकि एक से बदलेगी तो दूसरे तक भी पहुंचेगी। अगर जैसे फैमिली में ही आपके नार्सिसिज्म है बहुत ज़्यादा, ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोल रही हूँ, मदर के प्रति आपको लगता है नार्सिसिज्म है या फादर के प्रति से आपको लगता है कि इनमें बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक एनर्जी है। वैसे तो ऑनलाइन वर्ल्ड में, स्पेशली यूट्यूब में, आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो आपको नार्सिसिज्म के बारे में पूरी PhD करके बैठे हैं और आपको सब कुछ बता देंगे। लेकिन अगर आप उनसे ये पूछेंगे कि क्या ये नार्सिसिस्टिक लोग कभी बदलेंगे, तो वो कहेंगे नहीं, ये कभी नहीं बदल सकते, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं कहते, क्योंकि हम सनातनी हैं, हम आध्यात्मिकता के मार्ग पे हैं और सबसे बड़ी बात, हम
इनर वर्क, आंतरिक कार्य करते हैं। और वो भी ऐसे ही नहीं कि बस मंदिर जा रहे हैं और कर रहे हैं, नहीं। इनर वर्क करने का एक बहुत अलग तरीका होता है। और उसमें क्या होता है, उसमें मज़ेदार बात ये होती है दोस्तों कि हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया बदल सकती है अगर हम बदल जाए तो। बुरा जो देखन मैं गया, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन झांका आपना, या जो दिल खोजा आपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। तो आज सुबह भी ऐसी ही घटना घटी थी। मैंने कोई पोस्ट शेयर किया था, उस पोस्ट को देख के एक महिला बहुत ट्रिगर हो गई और वो एकदम से बोली कि मेरे में तो कोई कमी नहीं है, मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम बाकी लोगों में है। तो जब तक ये एटीट्यूड रहता है तब तक भी इनर वर्क काम ही नहीं करता। और ये मैं इतना मुस्कुरा के इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है। देखिए, ये तो पूरा वर्ल्ड ही नार्सिसिस्टिक है। इस वर्ल्ड की जो नींव है, जो प्रोग्रामिंग है, वो ही नार्सिसिस्टिक है। जन्म लेते कि बच्चे को जिस तरीके की एजुकेशन मिल रही है, जिस तरह के स्कूल में, कॉलेज में भेजा जा रहा है, उसे क्या सिखाया जा रहा है? कंपटीशन, दूसरों से उलझना, दूसरों से लड़ना, मैं फर्स्ट, मैं सेकंड, मैं थर्ड, तू फेलियर, तू ये, तू वो। मतलब ये तो बचपन से ही चल रहा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की रैट रेस में बच्चों को तो बहुत कम उम्र में डाल देते हैं। और एक बोझा उठाने की आदत, एक बड़ा सा बैग, एक बड़ा सा बस्ता दे देते हैं। और इतने इतने छोटे छोटे बच्चे जो केजी नर्सरी के होते हैं, वो इतने बड़े बड़े बस्ते उठाते हैं। और जो 12th 11th के होते हैं, उनके बस्ते छोटे हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। तो क्योंकि बचपन से ही जानबूझ के प्रोग्रामिंग की जा रही है स्लेवरी की। जब अंग्रेज़ों ने हमें रूल किया था तो वो नहीं चाहते थे कि हमारे देश में थिंकर्स हों, वो यही चाहते थे कि हमारे देश में स्लेव्स हों जो उनकी नौकरी करें, उनकी ग़ुलामी करें। तो भाई ऑब्वियसली उन्होंने ऐसा ही एजुकेशन सिस्टम क्रिएट किया। तो अगर आप अपने सनातन धर्म के एजुकेशन सिस्टम को पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, उपनिषद को पढ़ते हैं, तो ये देवों की भाषा, डिवाइन लैंग्वेज है। देव हमेशा दूसरों को फ्री करते हैं, फ्रीडम देते हैं, और राक्षस हमेशा दूसरों को अपना गुलाम बनाते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है पता लगाने की कि नार्सिसिस्टिक एनर्जी है या नहीं। लेकिन नार्सिसिज्म को रिमूव करने का सबसे आसान तरीका है कि उन नार्सिसिस्टिक लोगों के ऊपर आप डिपेंड ही मत हो। आपको अगर ऐसा लगता है कि उनके बिना आपका जीवन नहीं चल रहा, तो आपके अंदर भी नॉन मैलिग्नेंट कोवर्ट नार्सिसिज्म के गुण आ चुके हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। क्योंकि नार्सिसिस्ट दो ही तरह की प्रोग्रामिंग करता है, या वो इग्नोर करके प्रोग्रामिंग करता है, या वो इनेबल करके प्रोग्रामिंग करता है। जिससे उसने इनेबल किया वो उसका फेवरेट चाइल्ड होता है, उसकी हर बात अच्छी होती है, हर बात खास होती है, हर बात अमेजिंग होती है, तो वो उस तरह की लाइफ को अट्रैक्ट करता है। वो बहुत प्रिविलेज्ड होते हैं, ओवर प्रिविलेज्ड होते हैं कई दफ़े। ऐसा उनको लगता है कि सारी दुनिया बस उन्हीं की सेवा करने के लिए पैदा हुई है। और जो बेचारा इग्नोर किया जाता है, उसका काम होता है बचपन से ही सबका ध्यान रखना, सबकी टेक केयर करना, इंक्लूडिंग द पर्सन जिन्होंने उसे इनेबल किया है एंड द अदर्स जो उनके फेवरेट हैं। तो आध्यात्मिकता की तरफ जाते तो दोनों ही हैं, ऐसी बात नहीं है, वो भी जा सकते हैं, ये भी जा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा रुझान जो होता है वो इग्नोर्ड वाले का ज़्यादा होता है, इग्नोर्ड चाइल्ड का ज़्यादा होता है, क्योंकि उसे प्यार की तलाश बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत ज़्यादा ठोकर खा चुके होते हैं। जो दूसरी तरफ होते हैं वो ठोकर तब खाते हैं जब उनकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो इनर वर्क करता है और उनसे अपने आप को बचा लेता है, यानी कि वो खुद ही बदल जाता है, तो उनका प्रभाव उस व्यक्ति पे नहीं पड़ता। इस चैनलिंग में भी यही दिखाया जा रहा है कि तीसरा कार्ड यानी कि हायरोफेंट जो आया है, बहुत ही बढ़िया रीडिंग है, ये बहुत ही बढ़िया चैनलिंग है, मुझे खुद करते हुए मज़ा आ रहा है। अब पूछिए क्यों? क्योंकि 3 कार्ड्स मैंने आपके सामने शफल करके निकाले और तीनों के तीनों जो कार्ड्स हैं वो डिवाइन कार्ड्स हैं। ये देखिए, तीनों कार्ड डिवाइन कार्ड्स हैं। इससे बढ़िया रीडिंग क्या हो सकती है जिसमें सारे ही कार्ड्स डिवाइन आए? व्हील ऑफ फॉर्चून, द फूल और हायरोफेंट। और इनका एक प्रोग्रेशन है कि सबसे पहले देखो आपकी किस्मत बदली। जैसे ही आपकी किस्मत बदली, आप फूल एनर्जी में चले गए। ये वो वाला फूल नहीं है जो बुद्धू फूल है, ये वो वाला फूल है जो बहुत ही समझदार फूल है। क्योंकि इस फूल को ये पता है कि जितना दुनिया की बातों में उलझोगे, जितना सांसारिक रस्तों पे चलोगे, जितना ये 3D रियलिटी से उलझोगे, एंटैंगल होगे, कार्मिक दुनिया से एंटैंगल होगे, उतने दुखी होगे। तो ये देखिए, इस फूल का कोई बैगेज नहीं है। एक छोटा सा डंडा है, उस पर हल्की सी एक पोटली है, हाथ में एक फूल है, नीचे एक वाइट कलर का डॉग है। वाइट कलर का डॉग जो होता है आध्यात्मिकता में, या तो आपको काला ही दिखाएंगे या वाइट, तो ये होते हैं एंजेलिक डॉग्स, जो कि साथ में एक तरीके का कंपेनियन है, यानी कि उसको वार्न कर रहा है कि भैया आगे थोड़ा देख के चलो, नीचे गड्ढा है, गिर जाओगे।
लेकिन फूल इससे गिरने नहीं वाला, फूल तो इंजॉय कर रहा है कि वाह 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 मैं एज पे खड़ा हूँ। देखो बिल्कुल एज पे, कोने पे खड़ा है, और कितने बढ़िया कपड़े पहने हैं फूल ने, कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है, कितनी अच्छी पोशाक पहनी है। चाहे एक ही पोशाक पहनी है उसने, उसकी पोटली में तो और कोई ड्रेस आएगी नहीं। उसके बूट्स देखिए कितने अच्छे हैं। और सबसे बढ़िया है बैकग्राउंड एनर्जी, यानी कि इस फूल के पीछे सोलर प्लेक्सस एनर्जी है, सन की एनर्जी है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन की एनर्जी है। तो मैंने जैसा कहा, ये वो फूल नहीं है जो दूसरों की बातों में आ जाए। ये फूल वो है जो किसी की बातों में नहीं आता और अपनी दुनिया में रहता है। और डिवाइन, ये डिवाइन के साथ कनेक्टेड है। इसकी नज़र देखिए ऊपर की तरफ है। इसको ये पता है कि अगर मैं ऊपर की तरफ रहूँगा तो नीचे मैं गिरूंगा नहीं। और उसका सबसे बड़ा सबूत है ये डॉग जो उसे वॉर्न कर रहा है कि नीचे गड्ढा है, आगे मत जाओ। तो वो यहाँ पे रुक गया है और व्यू को एंजॉय कर रहा है, सन को एंजॉय कर रहा है, पूरी एनर्जी को, ऊर्जा को एंजॉय कर रहा है। और इस फूल का प्रोग्रेशन देखिए क्या बनता है, हायरोफेंट। अगर इसके बाद कोई तीसरा कार्ड आता तो फिर मैं आपको प्रोग्रेशन कुछ और बताती। इसीलिए मुझे टैरो रीडिंग्स और इंट्यूटिव रीडिंग, ऑटो रीडिंग, जो भी ये मैं कंबाइन करके करती हूँ, बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें प्रोग्रेशन है। तो मुझे लगता है आप लोग भी बहुत एंजॉय करते होंगे, और अगर आप करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट आता है प्रोग्रेशन में हायरोफेंट, यानी कि ये फूल आगे जाके इतना ब्रिलियंट, अमेजिंग बन जाएगा कि अब बाकी सारे फूल्स इसी से एडवाइस लेने आएंगे। ये सबका मेन टीचर, मास्टर बन चुका है। इसके दो मीनिंग है दोनों कार्ड्स में, तीनों में एक्चुअली, व्हील ऑफ फॉर्चून में भी, कि इन्होंने एक हायर पावर को सरेंडर कर दिया है। पहला मीनिंग तो इसका ये कि ये खुद एक एडवाइज़र हैं, काउंसलर हैं, वाइज काउंसिल में आते हैं। ये इनके पास बड़े बड़े लोग आते हैं, इनसे सवाल पूछते हैं, ये उनको हेल्प करते हैं, उनको जवाब देते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जब ये फुल एनर्जी में थे तो इन्हें कोई वाइज काउंसिल मिल गया, इन्हें कोई बहुत अच्छा टीचर, कोई थेरेपिस्ट, कोई काउंसलर, कोई ज्ञानी व्यक्ति, कोई प्रेमी व्यक्ति, कोई अनकंडीशनल ट्रुथ का सीकर, कोई तो ऐसा मिला जिन्होंने इनकी काया पलट दी और इनको इतना सशक्त बना दिया कि अब ये दूसरे लोगों को एडवाइस देते हैं और उनकी मदद करते हैं और उनका साथ देते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा प्रोग्रेशन इस चैनलिंग का। पर ये प्रोग्रेशन हमें क्यों दिखाया, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हर रीडिंग के पीछे, हर चैनलिंग के पीछे एक कारण होता है। वो कारण अब हम जानते हैं। अरे इतने सारे कार्ड्स नहीं गिराने थे, थोड़े से ही गिराइए प्लीज़, इतने सारे हमें नहीं चाहिए। तो कारण जानते हैं, इस प्रोग्रेशन के पीछे का कारण क्या है। ओके, कारण एक और आया है मज़ेदार, सेलिब्रेशन। ये कारण बेसिकली हमें ये समझाता है कि लाइफ एक सेलिब्रेशन है। लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। लाइफ वो समुद्र है जिसमें दुख का सागर है, और जब बंदा उस सागर में डुबकी लगाता है तो वहाँ से सीपियाँ, मोती और बहुत से खजाने निकाल के ला सकता है। सरफेस पे तैरने का अपना मज़ा है और डीप जाने का अपना ही मज़ा है। आपने कभी देखा डीप डाइवर्स जो होते हैं, पानी के बिल्कुल नीचे जाते हैं, वो कितनी सुंदर दुनिया को देख कर आते हैं। वो एक्चुअली में अपना एक्सपीरियंस जब बताते हैं तो कहते हैं कि वो एकदम विस्मित, एकदम चकित, एकदम प्रोफाउंड एनर्जीज़ को फील करते हुए बाहर निकलते हैं, क्योंकि पानी के नीचे की दुनिया को देख के, खूबसूरत दुनिया को देख के, एक इतनी बड़ी दुनिया को देख के जिसमें इंसान है ही नहीं, जिसमें सिर्फ वाटर बीइंग्स हैं, और वाटर के नीचे भी बहुत से प्लांट्स होते हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोग चमत्कार मानने लग जाते हैं उससे, क्योंकि जितना इंसान अपने अंदर डीप जाता है उतना ही उसे खूबसूरती और ख़जाने मिलते हैं। तो इस चैनलिंग का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना या तो सीख रहे हैं या सीख चुके हैं। इसका मतलब ये है कि दूसरे लोगों की नेगेटिविटी का अब आप पे असर आसानी से नहीं होता। बहुत कोशिश करते हैं लोग नेगेटिविटी फैलाने की। अभी जैसे आजकल जुपिटर और राहु का कंजंक्शन चल रहा है, बड़ा ही खतरनाक कंजंक्शन है। जो इसमें फंस जाता है वो बहुत दुखी होता है। और इससे पहले मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा था, जो कि अप्रैल से मई तक चला था। उसमें भी बहुत लोग बहुत परेशान हुए थे, लेकिन आजकल तो बहुत लोग हद से ज़्यादा परेशान हैं। पेट की प्रॉब्लम्स, डाइजेशन प्रॉब्लम, कॉन्फिडेंस इशू, हर जगह से धक्के, फाइनेंशियल सेटबैक्स, ना जाने कैसी कैसी चीज़ें लोगों को फेस करनी पड़ रही है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, पारिवारिक कलेश, क्योंकि ये कंजंक्शन ही इतना भयावह है। इसमें इल्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि राहु जो है वो इल्यूजन का प्रतीक है और गुरु जो है वो सत्य का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है।
एकदम सेल्फलेस लव का प्रतीक है, केयर का प्रतीक है, प्रोटेक्शन का। जिन जिन चीज़ों के प्रतीक गुरु हैं, जुपिटर है, उनके उल्टे हैं, उसका उल्टा है राहु के अंदर। तो इस कंजंक्शन को जो समझ जाता है वो तो भैया पार हो जाता है, क्योंकि इस वक्त आपको ऐसे ऐसे छलावे दिखाए जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आगे आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने ही नहीं वाला। लेकिन जो इंसान ये समझ जाता है कि ये सिर्फ एक छलावा है, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है इस वक्त, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरे मास्टर्स हैं और मैं एक सरेंडर्ड सोल हूँ जो इनर वर्क करता है या करती है। तो फिर आपको किसी बात से डर नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि जितनी ज़िंदगी मेरी लिखी है अब तक, जितनी जी ली तो जी ली, अब आगे जितनी भी लिखी है उसमें मेरे साथ तो कोई ना कोई है, बिल्कुल इस फूल की तरह। तो मैं भाई काहे को डरूं, मुझे किस बात का स्ट्रेस, मैं तो अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करूँगा, इंजॉय करूँगा या करूँगी। फिर भले ही ना जाने कितने लोग मेरे आगे नेगेटिविटी का नाच करें, नाचे मेरे आगे, रोए मेरे आगे, तड़पे मेरे आगे, क्योंकि देखिए मिजरी नीड्स कंपनी। अगर कोई इंसान मिजरेबल होता है और नेगेटिव होता है ना, तो वो अपने साथ किसी ना किसी को नेगेटिविटी में डालने के लिए ढूंढता ही ढूंढता है। और अगर कोई बंदा जिसकी संगति बहुत अच्छी हो, जो सत्संगति करता हो, सत्संगति सिर्फ मंदिर में जाके सत्संग करने को नहीं कहते दोस्तों। कुसंगति और सत्संगति ये हिंदी के बड़े अच्छे दो वर्ड्स हैं। कुसंगति मीन्स बैड कंपनी और सत्संगति मीन्स गुड कंपनी, कंपनी ऑफ वाइज पीपल, ऑफ वाइज काउंसिल। तो जिस इंसान की अच्छी कंपनी, अच्छी सत्संगति होती है, वो ये भी जानते हैं कि कौन वाकई में दुखी है और कौन बस विक्टिम कार्ड प्ले करता रहता है। कोई वाकई में दुखी होता है, उसको वाकई में हौसले की, सहारे की ज़रूरत है, उसको हिम्मत की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो इस प्रकार के लोग हायरोफेंट एनर्जीज़ में आने की वजह से, सेलिब्रेशन एनर्जीज़ में आने की वजह से, फूल एनर्जीज़ में आने की वजह से ये उस इंसान को अपलिफ्ट करना जानते हैं। और जिस भी इंसान का ऐसा नेचर होता है कि भाई किसी ने मोटिवेट किया और वो ग्रैटिट्यूड के साथ मोटिवेटेड हो जाते हैं, तो फिर वो भी आगे यही करते हैं। पर जिनकी भैया रोने की आदत है ना 24 घंटे, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। उन्हें हम कहते हैं एकदम हार्ड कोर नार्सिसिस्टिक पीपल, कोल्ड ब्लडेड। उनको सुधारना बड़ा मुश्किल है अनटिल एंड अनलेस वो भी ये डिसाइड कर लें कि हाँ मैं अपने आप को बदल के रहूँगा या बदल के रहूँगी, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उनको नेगेटिविटी में इतनी आसानी से नहीं ले जा सकती। पर काम करना पड़ता है और मेहनत लगती है। तो मेरे ख्याल से जो भी लोग इस चैनलिंग से रेजोनेट कर रहे हैं ना आज, उन लोगों ने अपने ऊपर काम किया है और वो इस बात से शर्माते नहीं कि हाँ उन्होंने मिस्टेक्स की थी या वो गलतियाँ करते थे या उन्होंने भी बहुत झेला, उनके अंदर भी फ्लॉज थे, काफ़ी फ्लॉज थे। आज उनके अंदर वो फ्लॉज नहीं है। और मैं तो कहती हूँ कई बार ऐसा भी लगता है कि हम में वाकई में अभी भी बहुत फ्लॉज हैं, लेकिन ऊपर वाले की ग्रेस है, कोई ना कोई कृपा तो है हमारे ऊपर, या कोई ना कोई, जैसे मैंने कहा, पॉजिटिव एनर्जी है, कोई अच्छी संगति का असर है या कुछ तो है कि जिसकी वजह से हम लोग बच जाते हैं। तो इसमें हम अपने आप को क्रेडिट ही नहीं दे सकते। क्रेडिट तो हमें उसी इनविजिबल सुप्रीम एनर्जी, सुपर पावर को देना पड़ेगा जिसकी वजह से हम एक राइट डायरेक्शन में, एक राइट पाथ पे चल रहे हैं। ऑल्दो ये चैनलिंग बहुत पॉजिटिव है, लेकिन इस चैनलिंग का एक मैसेज भी है, और वो मैसेज है कि देखिए दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू एंड स्टॉकिंग यू सम वे, इन सम वे। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है देखिए। और सीताराम चैंट भी आया है कि सीताराम का आप चैंट कीजिए, पर ये दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू के बाद आया है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। फिर ये ऑटो राइटिंग का मैसेज है कि सम पीपल, ये डायरेक्ट मैसेज है जो भी रेजोनेट कर रहा है उनके लिए, सम पीपल आर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू बिकॉज they want you to stay away from your blessing, from your blessings and gifts। शायद कभी पहले पास्ट में इन्होंने देखा हो कि ये आपके कुछ बटन्स पुश कर सकते हैं, यानी कि ये सोचते हैं कि आपका रिमोट कंट्रोल इन लोगों के हाथ में है, यानी कि ये आपको रिमोट कंट्रोल से बटन ऐसे दबा दबा के
आपसे कुछ भी करवा सकते हैं, ऐसा इनको लगता है। तो ये पूरी कोशिश करें। सम पीपल आर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू बिकॉज दे वांट यू टू स्टे अवे फ्रॉम योर ब्लेसिंग्स एंड गिफ्ट्स। तो ये आपके सामने बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी दिखाते हैं। और ये जी लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानते। इसमें से कुछ तो इतने ढीठ अड़ियल टट्टू हैं कि इनको अगर आप प्यार से समझाओ तो इनको शायद समझ नहीं आएगी सिंपल स्वीट लैंग्वेज। तो इनको लातों के भूत हैं ये, ठीक है, लातों के भूत। अब आप समझ जाओ, अगर आप इस चैनलिंग से रेजोनेट कर रहे हो तो यानी कि आपको कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा या आपको कोई स्ट्रॉन्ग बोल्ड कदम उठाना पड़ेगा उनके प्रति। करे ना करे बट खुद की ज़िंदगी में, खुद की लाइफस्टाइल में तो लेना पड़ेगा कि अगर वो आपके सामने ज़्यादा नौटंकी करते हैं या ज़्यादा आपको ड्रैग करते हैं तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। इसमें मुझे फैमिली मेम्बर्स दिखाई दे रहे हैं, रिश्तेदार ख़ास तौर से दिखाई दे रहे हैं, और किसी किसी केस में इनके कोई लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं कि इनके लाइफ पार्टनर की बड़ी गंदी आदत है, कार्मिक एनर्जीज़ दिखाई दे जा रही है मुझे, जो कि हर वक्त 24 घंटे बस नैग ही करते रहते हैं, रोते रहते हैं। तो अगर ये व्यक्ति कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की तो बढ़ नहीं पा रहा, क्योंकि आए दिन ताने सुन सुन के वो इरिटेट हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, या फिर कोवर्ट नार्सिसिज्म के गुण उनके आसपास किसी में मुझे दिख रहे हैं। गुण तो हम नहीं कहेंगे, अवगुण ही, कि वो इंसान मैलिग्नेंट नहीं लगते। मतलब ये नहीं कि जान के आपको नीचे ड्रैग कर रहे हैं, उनका नेचर ही रोने का है। और आप इतने ज़्यादा उनसे अटैच हैं या इतने कोडिपेंडेंट एनर्जीज़ में हैं या बीच बीच में आ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ें भी दिखाई जा रही हैं, लेकिन ये एक मैसेज भी है उन लोगों के लिए कि 100% जो अभी इस एनर्जी में नहीं पहुँचे लेकिन आगे जाके ज़रूर पहुँचेंगे। ये टाइमलेस चैनलिंग है। तो ये व्यक्ति रो रो के आपको अपनी कोई ना कोई प्रॉब्लम, मतलब हमेशा अपने भूतकाल में ही रहते हैं कुछ लोग, और ये आपके अपने बहुत प्रियजन भी हो सकते हैं। इनकी हैबिट है, जैसे ही आप इनके साथ बैठते हैं कोई अच्छी बातें करने लगते हैं, कोई मज़ेदार टॉक चल रही है, कोई अच्छा डिस्कशन चल रहा है, सडनली ये अपने पुरानी ज़िंदगी से कोई 20 साल पुरानी सड़ी गली बात, कोई 10 साल पुरानी सड़ी गली बात, कोई 30 साल पुरानी, 30 साल पहले उस इंसान ने मेरे साथ ऐसे किया था, मतलब अच्छा खासा मज़ेदार डिस्कशन चल रहा है, प्यार मोहब्बत की बातें चल रही हैं, लाइफ में आगे बढ़ने की बातें चल रही हैं, लेकिन वो अभी तक अपने भूत से इतने जुड़े हुए हैं, भूतकाल के भूतों से इतने जुड़े हुए हैं, उनको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं वो, कि हर कॉन्वर्सेशन में, हर बात पे किसी ना किसी बहाने से उनको लेकर आ ही जाते हैं कि 30 साल पहले उसने मेरे साथ ऐसे किया, 20 साल पहले उसने ऐसे किया, या मैंने हमेशा ज़िंदगी में बहुत दुख उठाए हैं, मेरा जीवन तो भाई दुखों का सागर है, मैंने कितना स्ट्रगल किया था, मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो इस तरह की बातें करके पूरी जो अच्छी खासी वाइब्रेशन चल रही होती है उसको पूरा ही नीचे गिरा देते हैं, लो वाइब्रेशन में ले जाते हैं। और वो इन सब बातों से अपने अंदर का गुस्सा भी दिखाते हैं, और साथ में उनको गिल्ट होता है कि क्योंकि उस टाइम तो कुछ किया नहीं, अब 20-30 साल बाद भी याद आ रहा है, क्योंकि एक मन में रिग्रेट होता है कि भाई किसी ने मेरे साथ ऐसे किया और मैं कुछ कर नहीं पाया या कर नहीं पाई। पहला। दूसरा, कोई शेम की फीलिंग हो सकती है कि किसी ने उनके साथ गलत किया तो उन्होंने अपने ऊपर पर्सनली ले लिया। और तीसरा, फियर की फीलिंग भी हो सकती है कि जैसे मान लो आपके अंदर उनको एक पॉजिटिव ऊर्जा दिखती है, आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स, अच्छे अच्छे प्लान डिस्कस कर रहे हैं, कहीं ट्रैवल करने की बातें कर रहे हैं, ग्रो करने की बातें कर रहे हैं, मतलब आप हैप्पी हैं, तो उनको एक डर सा लग जाता है कि नहीं नहीं नहीं, ये खुशियाँ तो भैया ऐसे ही हैं। हम ये नहीं कह रहे खुशियाँ और दुख दोनों एवर लास्टिंग है, हम तो कहते दोनों ही टेम्प्रेरी है। लेकिन कुछ ऐसे पल होते हैं जिसमें कि लगता है यार इतनी पुरानी 30 साल पुरानी 20 साल पुरानी रंजिशें, मैं उसे 7 जन्मों में भी उस इंसान को माफ़ नहीं करूँगा, देख लेना। अरे भाई, तुम अगर किसी को 7 जन्मों में या 7 सालों में माफ़ नहीं करोगे तो उस प्रॉब्लम से जलेगा और कुड़ेगा कौन 7 जन्मों तक? वो खुद ही जो उस इंसान को छोड़ नहीं रहा। क्या पता जिस इंसान के प्रति वो इतने रुष्ट हैं, इतने गुस्सा हैं कि उसे माफ़ नहीं कर पा रहे, ये नहीं सोच पा रहे कि हाँ इस दुनिया में ऐसे लोग हैं। अब ऐसे लोग हैं तो क्या कर सकते हैं? कोई चोर है, कोई ठग है, कोई झूठा है, कोई मक्कार है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई ईवल है। फिर ऐसे में अच्छे लोग भी तो हैं ना, प्योर भी हैं, एंजल्स भी हैं, एंजेलिक लोग भी हैं, हेल्प करने वाले भी हैं, मदद करने वाले भी हैं, इंटरेस्टिंग, इंटेलिजेंट, वाइज, फ़नी, हर तरह के लोग हैं इस दुनिया में। तो उनका फोकस सिर्फ उसकी तरफ ही है, बुराई की तरफ। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका इंसानों से ज़्यादा बुरी सिचुएशंस पे ज़्यादा ध्यान होता है। मुझे ऐसे लोग मिलते रहते हैं कि यार वहाँ पे ये होता है, वहाँ पे ये होता है, वहाँ पे वो होता है, वहाँ पे ऐसा होता है, उस जगह में ये होता है।
अरे मैं उन्हें कहती हूँ कि आप उस पर ध्यान क्यों दे रहे हो उस बात पे, कहते हैं ऐसे कैसे ध्यान ना दे, हमारे सामने इतनी गलत चीज़ हो रही है। तो हमने कहा भाई अगर गलत चीज़ हो रही है, अगर आपको लग रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी नेगेटिव है बहुत ज़्यादा, तभी आपके आगे वो चीज़ प्रदर्शित हो रही है। हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल अंधे ही हो जाओ, लेकिन अगर आप खुद ही कोई स्टेप नहीं ले रहे हो उस चीज़ को सही करने का, एक ऐसे वे में नहीं कि हर चीज़ में बस लड़ाई झगड़ा मार कुटाई कर रहे हैं। कई दफ़े जहाँ पे युद्ध करना होता है वहाँ पे भगवान खुद ही युद्ध करा देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप असली युद्ध करते हैं ना, तो आपको पता भी नहीं होगा कि आज आपका युद्ध होने वाला है। युद्ध होके ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि अरे यार आज मेरे साथ ऐसे हुआ और मैंने कितनी हिम्मत दिखाई, अरे मैंने ऐसे कैसे कर दिया। लेकिन वो जो बेफजूल के झगड़े होते हैं उसको लोग प्लान करते हैं, उसमें प्लॉटिंग होती है, उसमें मैनिपुलेशन होता है, उसमें स्कीमिंग होती है। कुछ लोग तो इतने पागल होते हैं, इतने मानसिक रोगी होते हैं, किसी से नफ़रत हो जाए उन्हें तो इतने प्लान्स बनाते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के। पूरा दिन यही सोचते हैं, लोगों को फ़ोन लगाते हैं भाई अब उसको कैसे फंसाएं, अब ये कैसे करें वो कैसे करें। तो वो लोग गलत हैं, आप नहीं। तो इनर वर्क करने वाला व्यक्ति किसी और की बुराई को पहली बात तो अपने ऊपर पर्सनली लेता ही नहीं है, और दूसरी बात अगर कोई चीज़ उन्हें डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है तो वो ये कोशिश करते हैं कि इसे हम आध्यात्मिकता से आंतरिक कार्य करके इसकी जड़ तक जाके, इसकी तह तक जाके इसको सही करें। और जैसा कि मैंने कहा, अगर वाकई में उस पूरे एपिसोड में एक इनर वर्क करने वाले को कोई एक्शन लेना होगा, उसे पता भी नहीं चलेगा उससे एक्शन कब ले लेंगे भगवान, कब करवा लेंगे काम, उसे पता भी नहीं चलेगा। ओके, सो ये एक और पॉइंट है जो मुझे बताना है। दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू, स्टॉकिंग यू इन सम वे। अब मैं बताती हूँ इसका इस चैनलिंग से क्या लेना देना है। वो ये कि कुछ लोग आपको सारा दिन, और कोई काम ही नहीं होता, सारा दिन बस आप ही को देखते रहते हैं। आपको भी ऐसा लगता है, कई दफ़े आपको लगता है कि यार ये इंसान मेरे फेसबुक पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे व्हाट्सएप पे मेरे सारे अपडेट्स देखता है या देखती है, एक भी मिस नहीं होता। ये अभी आपने डाला 5 मिनट में इन्होंने व्यू कर लिया। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। मैं तो खैर अब ये भी नहीं देखती कौन देख रहा कौन नहीं देख रहा, बट कभी कभी हम देख लेते हैं भाई किसने देखा, कितनों ने देखा, है ना। तो आपको हमेशा दिखता है कि ये बंदे ने हमेशा व्यू किया या इस लड़की ने हमेशा व्यू किया है। या फिर आप देखते हैं कि उनको आपकी सारी गतिविधियों के बारे में पता होता है, आप कहाँ गए, आप किससे मिले, आपने क्या खाया, आपने क्या पिया, वो आपको खुद ही बताते हैं कि अरे कल तुम यहाँ थी और कल तुम वहाँ थी, कल तुम यहाँ थे, अरे तुमने उस दिन बड़ा अच्छा वो किया था शेयर, अरे उसका क्या मीनिंग था। मतलब उनको एक एक गतिविधि का आपके पता है। तो ये भी कोई अच्छी एनर्जी नहीं है। और अगर आपको भी इस बात का पता है तो इसका मतलब आप भी कहीं ना कहीं उनकी स्टॉकिंग से कॉन्शियस रहते हैं और आप खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अगर आपके चारों तरफ ऐसे ज़्यादा लोग हैं और बचपन में भी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक किया गया है। एक स्टॉकिंग होती है कि आपको हर जगह फॉलो कर रहे हैं, दूसरी स्टॉकिंग होती है कि हर वक्त आप ही को देखते रहते हैं। आपने थोड़ा सा कुछ किया और नेगेटिवली देख रहे हैं, तो ये क्या कर दिया तुमने, अरे दिमाग नहीं तुम्हारे में, और वो क्या कर दिया, और ऐसे क्यों लिख दिया, अब ऐसे लाइन क्यों बना दी, ये क्या कह दिया, हाथ क्यों उठाया, पैर क्यों उठाया, सर क्यों। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वैसे तो बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन वो अपने माता पिता के द्वारा इतने ज़्यादा ओवर पैम्पर्ड होते हैं, उनके मम्मी डैडी की अपने चुन्नू मुन्नू से, अपने पप्पू से कभी नज़र हटती नहीं है। सारा दिन वो उन्हीं को ही देखते रहते हैं, जिसकी वजह से वो एक्सेसिवली उन पे एक्सेसिव टू मच रिक्वायर्ड से भी ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसकी वजह से उस बच्चे की कभी ग्रोथ हो नहीं पाती है। और उस बच्चे में भी ये क्वालिटी आ जाती है सारा दिन दूसरों को स्टॉक करने की, दूसरों को देखने की। खुद को नहीं निहारते, अपने अंदर नहीं झांकते, बस यही देखते रहते उसने क्या किया, उसने क्या किया। यही प्रॉब्लम बहुत सी पड़ोस की, मोहल्ले की आंटियों को होती है। जब यही आंटियाँ जब कॉलेज जाती हैं, जब यही आंटियाँ जवान होती हैं, तब ये ऐसी नहीं होती। फिर ऐसा क्या होता है कि 40, 50, 60, चलो 40 तो बहुत यंग हो गया उनके हिसाब से, चलो 50 भी यंग हो गया, ठीक है, 60, 70, 80 के एज तक आते आते इनके अंदर ऐसे कौन से जज्बात जगने लगते हैं कि फिर इनको सारे घरों का पता होता है। उसकी बेटी इससे बात करी, उसका बेटा वहाँ गया, ये इसने ये खाया, उसने वो पहना, इसने ऐसा किया। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में करने को कुछ नहीं रहता। उनकी भी एक प्रोग्रामिंग हो गई है कि जैसे जैसे उनकी एज बढ़ रही है वैसे वैसे वो कुछ नहीं कर सकते। ये सब तो भाई जवानी में ही होता है, या भैया इस उम्र में होता है या उस उम्र में होता है। अब हमारी उम्र में आके तो कुछ भी नहीं होता, ऐसे उनके थॉट्स बन जाते हैं, तो फिर वो नहीं कर पाते। और अनफॉर्चुनेटली कई दफ़े ऐसे प्रोग्रामिंग के पैटर्न्स बहुत
कम उम्र में भी लोगों में दिखाई देते हैं कि मैं तो लड़की हूँ, मैं कैसे करूँ, या मैं तो लड़का हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, या मेरा तो ऐसी कास्ट है मेरी, या फिर ऐसी क्रीड है मेरी, या ये स्किन कलर है मेरा, अरे मैं तो बहुत सांवली इंसान हूँ या सांवला हूँ, मैं तो ये काम ही नहीं कर सकता। मतलब ये फेयर एंड लवली की एक ऐड आई थी, मुझे वो याद आ जाती है, जिसमें एक लड़की जब सांवली होती है तो उसे जॉब नहीं मिलती, और फेयर एंड लवली अपने मुंह पे घिसने के बाद वो इतनी गोरी हो जाती है अचानक से कि उसको जॉब मिल जाती है फिर। तो इस तरह की जो प्रोग्रामिंग है ये सिर्फ घर वाले नहीं करते हैं, मीडिया में होती है, एजुकेशन सिस्टम में होती है, हर तरह से लोगों की प्रोग्रामिंग होती है, और इंसान एक प्रोग्राम्ड इंडिविजुअल, एक रोबोट, एक क्लोन जैसा बन के रह जाता है जो कभी भी सच्ची चीज़ें कर ही नहीं पाता। तो इस चैनलिंग के द्वारा हम ये जानते हैं दोस्तों कि पहली बात तो किसी की नेगेटिविटी से आप इन्फ्लुएंस होंगे नहीं। अब स्पेशली ये चैनलिंग सुनने के बाद कहीं ना कहीं आपके मन में ये रीवायरिंग भी होएगी। अब भले ही मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि हमारा उद्देश्य तो यही है कि हम एक ऐसा पोर्टल क्रिएट करें, एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करें जिसके थ्रू आप क्वांटम लीप ले सको, क्वांटम एक बड़ी छलांग लगा सको और उस पार पहुँच जाओ। लेकिन हर बात का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लाइबिलिटी है, वो आप पे ही जाती है। यानी कि आपको ही अपने ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और वेलबींग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। किसी और के भरोसे आप नहीं कर सकते। किसी से आप काउंसलिंग ले सकते हो, रीडिंग ले सकते हो, थेरेपी सेशन ले सकते हो, किसी के द्वारा आप कुछ सीख सकते हो, किसी की बुक पढ़ सकते हो, किसी के वीडियोस देख सकते हो, लेकिन असली जो काम है वो तो आपको खुद ही करना है। आपकी किस्मत जब बदलती है तो फिर आप खुद ही उठ के फूल बनते हो, और फिर खुद ही उठ के हायरोफेंट बनते हो, और फिर खुद ही सेलिब्रेशन में मगन रहते हो। और ये वो सेलिब्रेशन नहीं है कि बस पार्टी कर रहे हैं, नाच रहे, ये वो सेलिब्रेशन है, ये उस तरीके का कार्ड आया है कि आपके लिए ज़िंदगी का हर क्षण सेलिब्रेशन है। कुछ बुरा होता है तो भी सेलिब्रेशन है, नहीं होता तो भी सेलिब्रेशन है, कुछ अच्छा होता है तो भी सेलिब्रेशन है, कुछ अच्छा नहीं होता तो भी। तो ये सेलिब्रेशन नाचने गाने वाला, डांस वाला, लोगों को बताने वाला, इनविटेशन देने वाला नहीं, ये अंदर से, अंतर मन में संतुष्ट रहने के फीलिंग को या इमोशन को हम सेलिब्रेशन कहते हैं। सो जिसकी भी ये चैनलिंग है, जो भी इसे रेजोनेट कर रहा है, प्लीज़ कृपया करके सबके साथ अपनी कहानी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आप औरों को इंस्पायर कर सकें, और आगे भी आप इसी तरीके से बिना लड़खड़ाए चलते रहें। और मान लो अगर बीच में कभी आप कंफ्यूज होते हो तो आप ये चैनलिंग दोबारा आके देख सकते हो, या तो फिर आप कोई ऐसी दीवार पे लिख लो कहीं पे कि यार रिमेंबर योर प्रोग्रेस, भूलो मत तुम कहाँ से कहाँ आ गए। या कोई स्पिरिचुअल मोडालिटी में आप चले जाइए, कोई ऐसी चीज़ करिए कि आपके मन में हमेशा एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग और इमोशन रहे। और ये कोई मैनिफेस्टेशन और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैं इन बातों से पक चुकी हूँ दोस्तों। ये सीक्रेट वीक्रेट ये कुछ नहीं होता। असली सीक्रेट यही है कि आपको कुछ मैनिफेस्ट करना ही नहीं है। जो है सो है, जो है आप उसी में खुश हो। ये जो सारा दिन कुछ लोग मैनिफेस्ट करते रहते हैं ना, मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, वो मैनिफेस्ट करना है, ये ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि इनकी डिज़ायर जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। जिसकी कोई डिज़ायर ही नहीं है, जो चिल मार रहा है, जो भगवान के दिए हुए में हर चीज़ में खुश है तो है, नहीं है तो नहीं, और अपनी मेहनत कर रहा है। जब रेस्ट करना है रेस्ट करते हैं, जब मेहनत करनी मेहनत करते हैं, जो भी है कर रहे हैं, बस हो रहा है, चल रही है लाइफ, कोई दुख नहीं है। कोई शिकायत भी अगर है तो ठीक है, मैंने तो ये नहीं कहा कि आप गुस्सा होना बंद कर दोगे, आप सैड होना बंद कर दोगे। सैड होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमेशा सैड रहना एक प्रॉब्लम है। तो अगर आप कभी कभी सैड हो जाते हो तो इट्स ओके, वेट करो, थोड़ी देर में सैडनेस चली जाएगी। लेकिन अगर आप सैड होने के बाद सैड ही बन के बैठे रहो कि भाई मैं तो सैड हूँ, मैं तो लो हूँ, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। ओके तो दोस्तों, इसी वंडरफुल नोट पे मैं इस चैनलिंग को क्लोज करती हूँ और मैं आपको मिलूंगी किसी और सेशन में। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे साथ पर्सनल सेशन लेने हैं या मेरे साथ थेरेपी करनी है, काउंसलिंग करनी है, हैंड होल्डिंग में जाना है, तो आप मुझे नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे, जो कि ये रहा। और जैसा कि मैंने कहा कि उसमें फ़ीस भी लिखी हुई है पर्सनल सेशंस की, तो वो USD में लिखी हुई, क्योंकि यही सेम सेशंस, यही सेम थेरेपी, यही सेम रीडिंग्स और यही सेम फ़ी उनको भी दी जाती है और आपको भी दी जाती है। तो
उनके लिए क्या है कि उनको तो पेपैल यूज़ करना पड़ता है, उनको फ़ी देनी पड़ती है अलग से, और मुझे भी उनकी हर थेरेपी में और हर सेशन में फ़ी मुझे भी लगती है, उन्हें भी लगती है। बट इंडियंस के साथ ऐसा नहीं है, वो पेटीएम और जीपे यूज़ करके सेशन बुक कर सकते हैं। तो आपको गूगल में जाके कन्वर्टर यूज़ करके USD टू INR में कन्वर्ट करने से फ़ीस पता चल जाएगी, जो कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। I will see you soon in another one. One love, peace out, and Jai Shri Ram.